गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 2, गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तक बिंदुवत आवेश के कारण हमने पढ़ी है और एक विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ी है। यहाँ पे इस गाउस के नियम को अपन डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पे गाउस के नियम का उपयोग किया जाता है। और इसमें मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है, आपके पास जैसे अपन ने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सतत द्रव्यमान वितरण, इसी तरीके से अपन सतत आवेश वितरण इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसी आकृति, ऐसी शेप्स के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इसी गाउस के नियम से अपन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इससे पहले अपने को डिस्कस करना पड़ेगा एक टॉपिक, विद्युत फ्लक्स। एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्षेत्रफल सदिश के बारे में डिस्कस कर देता हूं। और क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर क्या होता है या सरफेस वेक्टर क्या होता है, हमेशा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान के चलो ये सरफेस मेरे पास दे रखी है और यदि मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तल की लंबवत दिशा में होती है। जैसे किसी ने कहा सर हमने ये प्लेन ले रखा है, इट मीन्स यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी या प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर या तल के लंबवत दिशा में होती है। ओके, डिस्कस करते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली कुल लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। पढ़ रखी है अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली कुल लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे अपन बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया से पास होने वाली जितनी भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितने भी नंबर्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पासिंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया दे रखा है, उससे निकलने वाली जितनी भी हमारे पास परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी संख्या, उन संख्या को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास दे रखा है वेक्टर ई। क्लियर है? और मैं कोई क्षेत्रफल ले लेता हूँ, कोई सरफेस ले लेता हूँ यहाँ पे, और सरफेस एरिया में इस तरीके से लेके चल रहा हूँ, इस तरीके से, मतलब तिरछा हमारे पास दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा, इस तरीके से किसी एंगल पर रखा हुआ है। सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर बनाते हैं। तो एरिया वेक्टर जैसे मान के चलो प्लेन इस तरीके से हुआ, इस तरीके से प्लेन दे रखा है, तो आपके पास डायरेक्शन इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यदि मैं इसका एरिया वेक्टर बनाता हूँ तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर को मैं वेक्टर डी ए से लिख देता हूँ। इस वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में जो आपके पास एंगल है, उस एंगल को मैं कितना मान लेता हूँ, बताओ, थीटा एंगल में मान लेता हूँ। इस वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में कितना एंगल मान लेता हूँ मैं, थीटा एंगल। अगर मैं इस ई के कंपोनेंट करता हूँ, घटक करता हूँ, तो ये वाला घटक हमारे पास, बताओ, ई का ये वाला घटक हमारे पास क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में कोई कहे कि इस एरिया से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकला है, तो फाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कॉस थीटा और क्षेत्रफल सदिश डी ए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और एक चीज़ जानते हैं, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि होती है, ई डी ए कॉस थीटा। तो एक चीज़ बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यस और नो, ए बी कॉस थीटा। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो मैं यहाँ से एक डेफिनेशन और दे सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश का कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल, द डॉट प्रोडक्ट, या अपन कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसका डॉट प्रोडक्ट, किसका करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये विद्युत फ्लक्स हमारे पास, ध्यान रखोगे, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अपन ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और कोई भी नंबर आपके पास सदिश राशि नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना ये अदिश राशि होती है। नेक्स्ट अपन इसके मात्रक की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखते हैं इसकी यूनिट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपन इसकी बात करें, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एक चीज़ बताओ, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर और पर कूलम, ऐसे तोड़ दिया मैंने इसको, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल, और जूल पर कूलम क्या होता है, बोल्ट। तो मैं इस जूल पर कूलम को बोल्ट लिख दूं तो एक नई यूनिट और निकल के आ जाएगी हमारे पास, बताओ क्या, बोल्ट इंटू मीटर। बिल्कुल गलती मत करना, बोल्ट पर मीटर जो होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलम लिखो चाहे बोल्ट पर मीटर लिखो, और इसकी होती है बोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट अपन इसकी विमा की बात करते हैं, इसकी विमा क्या होती है, डायमेंशन। तो देखते हैं डायमेंशन, यहाँ पे न्यूटन के लिए अपन निकालेंगे, बोलो क्या डायमेंशन लिखोगे, m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, L2, और कूलम के लिए अपन लिखते हैं T1 A1, ये अपन लिखेंगे। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, m1 L1 और L2 टोटल कितना हो गया, L3, T1 को ऊपर लेके आओगे -1 हो जाएगा, -2 और -1 टोटल कितना हो जाएगा, -3, a की पावर 1 यदि ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -1। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा m1 L3 T-3 और a-1, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हमसे कोई फ्लक्स पूछेगा तो इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल आता है, तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट वोल्ट इंटू मीटर, और डायमेंशन होती है m1 L3 T-3 और a-1। क्लियर है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, एक समान विद्युत क्षेत्र, हर जगह आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान था, लेकिन किसी ने कहा कि सर ये हमने कोई एरिया वेक्टर ले रखा है, क्या ले रखा है, एरिया वेक्टर, लेकिन मान के चलो इस एरिया पे ऐसे मैं इसके बहुत सारे पार्ट कर दूं, और इसके बहुत सारे पार्ट करने पर मैं आपसे कह रहा हूं हर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है। जैसे किसी ने कहा सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2, यहाँ पर है E3, यहाँ पे है E4, यहाँ पर है E5, यहाँ पर है E6, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, असमान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हमारे पास जो एरिया होगा उस एरिया को मैं छोटे छोटे अल्पांशों में, छोटे छोटे भागों में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करने के बाद प्रत्येक भाग से अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और सबका हम क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। मतलब हर जो भी हमारे पास पार्ट है
उनके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जनरेट होगा, सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि असमान विद्युत क्षेत्र है तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद प्रत्येक भाग के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और समस्त भागों के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्सों का कैसा योग कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द एवरी सरफेस या स्मॉल एलिमेंट्स, जो भी स्मॉल सरफेस एलिमेंट है उनके कारण, सबके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा सबका अपन क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। क्लियर है। एक चीज़ बताओ, समेशन के स्थान पर हम इंटीग्रेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, समाकलन विधि का। किस मेथड का, इंटीग्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यदि फ्लक्स निकालें तो फाई इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, यदि वो एरिया क्लोज है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में हम जो समाकलन करेंगे, बंद पृष्ठ समाकलन या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को शो करने के लिए, क्लोज पृष्ठ, क्लोज सरफेस दे रखी है या बंद पृष्ठ दे रखी है, तो उस बंद पृष्ठ का समाकलन को डिनोट करने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से सर्किल लगा देते हैं। इस तरीके से देखो, ये तो है केवल इंटीग्रेशन, और ये आपके पास कहलाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। तो यदि इस तरीके से डिनोट करते हैं तो अपन इसको कैसे बोलेंगे, बंद पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। क्लियर। तो इंटीग्रेशन मेथड का भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है। फॉर्मूला तो वही है आपके पास, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। लेकिन मैंने कहा यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो समेशन से निकालो, या फिर अपन समाकलन विधि से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्लियर है। अब मैं इसमें 3 स्पेशल कंडीशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम यही तो कह रहे हैं, ये गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन इसमें 3 स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1, यदि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में 0 डिग्री का कोण है, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए इज 0 डिग्री। सेकेंड कंडीशन की मैं बात करता हूँ, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की बात करूँ, और थर्ड में बात करूँगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, व्हेन पैरेलल टू ईच अदर, देन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और 90 डिग्री देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। क्लियर है ना। अब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है इस तरीके से, ये डायरेक्शन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली दे रखी है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप मान के चलोगे। अब इसके अंदर मैंने ये सरफेस एरिया ले लिया, ये मैंने कोई एरिया ले लिया, ये एरिया ले रखा है। इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ होगी। अब मैं दोनों तरफ से देखता हूँ। अगर मैं इधर से देखूंगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तल के लंबवत दिशा ऐसे होगी। ओके, और अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो तल के लंबवत दिशा आपके पास इधर की तरफ होगी। ये तो क्लियर है। ओके, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है वेक्टर ई। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब देखना, यहाँ पर ये सरफेस एरिया दे रखा है सरफेस एरिया। मैं इधर से देखता हूँ तो ये आपके पास प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से डायरेक्शन होगी, तल के लंबवत इस तरीके से डायरेक्शन होगी वेक्टर डी ए। तो एक चीज़ बताओ, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में कितने डिग्री का कोण हुआ? आपका आंसर होगा सर 0 डिग्री का एंगल हुआ। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर कोई ये कहता है कि सर अब हम वेक्टर ई तो ऐसे दे रखा है लेकिन हम तो इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है चलो इस तरीके से देखते हैं। तो वेक्टर डी ए की डायरेक्शन इस तरीके से होगी और वेक्टर ई की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ओके, ये तो हो गया वेक्टर ई और ये हो गया वेक्टर डी ए।
दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आपके पास प्रति समानांतर हो गए या अपोजिट हो गए। ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाली कौन सी कंडीशन होगी? मैंने कहा अब प्लेन को ऐसे रख दो। भाई वेक्टर ई तो ऐसे ही रहेगा, वेक्टर ई में तो किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अब मैंने प्लेन को इस तरीके से रख दिया, प्लेन को मैंने इस तरीके से रख दिया। अब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होगी ना, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होती है, इट मीन्स वेक्टर डी ए ये वाला होगा। ये तो वेक्टर ई हो गया, ये वेक्टर डी ए हो गया। तो एक चीज़ बताओ, इन दोनों के बीच में जब एंगल निकालोगे तो आपका आंसर बोलो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब तीनों से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? अगर इसमें रखते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यही होता है ना हमारे पास, ई डी ए कॉस थीटा, जिसको हम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, देन आंसर होगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए। क्लियर है? तो कैसा फ्लक्स हुआ? ये पॉजिटिव फ्लक्स हुआ, पॉजिटिव फ्लक्स हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, देन आपका आंसर होगा माइनस ई डी ए। एक चीज़ बताओ, फ्लक्स कैसा आ रहा है? वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स आ रहा है। अभी मतलब समझाएंगे इसका, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है। अभी खुद ही आप देख के बता दोगे सर पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब अब हम समझ चुके, ठीक है ना। देखना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब ये हो गया आपके पास 0 फ्लक्स या शून्य फ्लक्स। क्लियर? तो 3 तरीके के फ्लक्स आए हमारे पास, एक आया पॉजिटिव फ्लक्स, एक आया नेगेटिव फ्लक्स, और एक हमारे पास क्या आया? 0 फ्लक्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि क्या डिनोट करता है पॉजिटिव फ्लक्स? तो चलो अपन देखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दे रखी है, तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी तो इसी तरीके से होंगी, यस और नो? ये सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैंने यहाँ पे एरिया को रखा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ऐसे दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। ओके, अब मैं यहाँ से देखता हूँ, तो एक चीज़ बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी हैं तो इस एरिया वेक्टर से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस एरिया, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी, और बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव फ्लक्स ये डिनोट करता है कि जिस एरिया वेक्टर की आप बात कर रहे हो या जिस सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत प्रकृति की होंगी। कैसी होंगी? निर्गत प्रकृति की, आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस एरिया, हमेशा निर्गत होंगी। अब इसको देखते हैं नेगेटिव को। तो मैंने कहा था वेक्टर ई ऐसे दे रखा है, अगर मैं इधर से देखता हूं तो वेक्टर डी ए की डायरेक्शन, तो एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करती हुई दिखाई देंगी, यस और नो? एंटर करती हुई दिखाई देंगी, इसका मतलब प्रवेशित प्रकृति की होंगी। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत प्रकृति की होंगी, आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस, यस और नो? और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा? निवेशी प्रकृति की होंगी, निवेशी प्रकृति की होंगी, इनवर्ट्स, अंदर की ओर एंटर करती हुई दिखाई देंगी। अब 0 की बात करते हैं। 0 का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा ना तो इसमें प्रवेश कर रही है और ना ही इसमें क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। उसका मतलब कैसे समझ में आएगा? कोई कहेगा सर हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई, 0 फ्लक्स का मतलब। अरे भाई एक चीज़ बताओ, हमने कहा था आर पार निकलनी चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब एरिया तो ऐसे दे रखा है, तो अगर मैं इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाता हूँ तो इससे आर पार थोड़ी निकल रही है, इसके तल में स्थित है,
इसके प्लेन में अवेलेबल है। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनाता हूँ तो ये आर पार करने का मतलब है इस तरीके से बिल्कुल बाहर निकल जानी चाहिए या प्रवेश करनी चाहिए। इसमें तो इसके तल में ही है। इसका मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा इस कंडीशन के अंदर इसको आर पार नहीं करती है या इससे निर्गत होती है, ना ही निवेशी होती है। इसलिए फ्लक्स का मान कितना हो गया आपके पास? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है सबको? तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई, वो चीज़ अपने को समझना है। अगर पॉजिटिव फ्लक्स हमारे पास देकर रखा है, इसका मतलब ध्यान रखोगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होंगी, निकलती हुई होंगी। अगर नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब निवेशी होंगी, इन्वर्स होंगी। और यदि फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से बाहर निकल रही हैं। क्लियर है? तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे ये बहुत चीज़ काम आएगी न्यूमेरिकल में भी, अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो कब हमें पॉजिटिव का मतलब क्या है और नेगेटिव का मतलब क्या है। एक चीज़ और मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो या 0 डिग्री के इक्वल हो, इस कंडीशन में कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो इट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, फाई इज ग्रेटर देन 0। और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्या होंगी? बाहर की तरफ होंगी। और थीटा की वैल्यू यदि मान के चलो 90 से 180 डिग्री के बीच में या इक्वल टू 180 डिग्री होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। और जैसे नेगेटिव फ्लक्स होगा तो नेगेटिव फ्लक्स को आप देखते ही आप कह दोगे इट मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेशित होंगी और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके पास क्या होंगी? निर्गत होंगी। बोलो, ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट है मेरी तरफ से। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को वापस रिपीट कर लेना और रिपीट करके आप देखना ये पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और 0 फ्लक्स मैंने किस तरीके से आपको समझाया है। क्लियर है? मैन हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे, सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण के कारण, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, उसके लिए हम गॉस का नियम पढ़ेंगे या गॉस लॉ पढ़ेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर आप विविक्त आवेश, या अपन ये कह सकते हैं आवेश विविक्त ना होकर, विविक्त का मतलब है अलग अलग ना होकर, सतत रूप से वितरित होता है, लगातार वितरित होता है, तो ये जो आपके पास आवेश वितरण होता है इसे अपन बोलते हैं सतत आवेश वितरण। मतलब ये मेरे पास कोई आकृति दे रखी है और इस आकृति में मैंने कहा ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, ये चौथा चार्ज है, ये पांचवा चार्ज है, मतलब इनको अलग अलग कर देता हूँ, तब तो ये कहलाएगा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। असतत, या अपन ये कह सकते हैं असतत आवेश वितरण कह सकते हैं। लेकिन यदि ये जितने भी चार्जेज हैं इतने ज़्यादा पास पास फैल जाएं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते, इस तरीके से पास पास, तो मैं कहूँगा इस तरीके का जो वितरण होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड या व्हेन discrete charges are distributed such type the distance between is very less, इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेश वितरण कहते हैं। इन सतत आवेश वितरण को 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया है। पहला रेखीय सतत आवेश वितरण, लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आपके पास पृष्ठीय सतत आवेश वितरण,
सरफेस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा अपन बात करते हैं आयतन सतत आवेश वितरण। आयतन सतत आवेश वितरण, वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरीके के हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारे पास सरफेस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड हमारे पास होता है वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने आप नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर का मतलब किसी लाइन पर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे कोई वायर दे रखा है, वायर पे जैसे वायर की ये लंबाई दे रखी है, तो इस वायर पर यदि चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेखीय सतत आवेश वितरण। जब आवेश किसी तार पर या तार की लंबाई के अनुदिश अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वायर is distributed, this is known as रेखीय सतत आवेश वितरण या it is known as linear continuous charge distribution। यदि आवेश किसी तार की लंबाई के अनुदिश फैला हो या सतत वितरित हो, when charge is continuously distributed according to the length of the wire, this is known as linear continuous charge distribution। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। When charge is distributed over the surface, किसी सरफेस पर यदि फैला होता है तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कहलाता है सरफेस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी द्विविमीय आकृति 2D कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई सरफेस दे रखा है, कोई प्लेन दे रखा है, मतलब कोई भी द्विविमीय आकृति अगर हमारे पास दे रखी है, तल दे रखा है, इस स्थिति में उसके सरफेस पर यदि चार्ज सतत रूप से वितरित होता है, ये पृष्ठीय सतत आवेश वितरण कहलाता है। और यदि आवेश आपके पास आयतन में फैला होता है, उसके आयतन में यदि फैला होगा तो ये कहलाएगा आयतन सतत आवेश वितरण, वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो रेखीय सतत आवेश वितरण, पृष्ठीय सतत आवेश वितरण और आयतन सतत आवेश वितरण, ये जो हमारे पास दे रखा है, इनकी क्वांटिटी मतलब इनमें आवेश की क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम एक टर्म लेते हैं आवेश घनत्व। क्या टर्म लेते हैं? आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। एक टर्म लेते हैं चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी को इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। मतलब रेखीय सतत आवेश वितरण लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। दूसरा हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको जो डिनोट किया जाता है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और थर्ड हमारे पास होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो पहला हुआ आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? बोलो। पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? आयतन चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व में क्या बोलेंगे? किसी आवेशित तार, कोई भी चार्ज वायर हमारे पास दे रखा है, उसकी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, उसकी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, किसी आवेशित तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज्ड वायर, कोई आवेशित तार दे रखा है चार्ज वायर, उसकी यूनिट लेंथ के अंदर जितना भी आवेश उपस्थित होता है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई वायर दे रखा है, इस वायर में आपके पास चार्ज कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। मैंने एक छोटा सा भाग लिया इसका,
इसकी लेंथ मान ली मैंने dl, इस पे चार्ज कितना मान लिया dq। तो एक चीज़ बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dq अपॉन dl। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या बोला मैंने, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। अगर मान के चलो हम किसी सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस का जो भी एरिया होगा उस एरिया को मैं dq एरिया को मान लेता हूँ dA, और उस पर आपके पास दे रखा है चार्ज dq, तो मैं बोलूँगा सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA। क्या बोला, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, ये एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, और इसको बोलेंगे एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। क्लियर, तो तीन हो गए ये। बोलो फर्स्ट रेखीय, दूसरा पृष्ठ और तीसरा आयतन। रेखीय की बात करें, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, ये एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, और ये एकांक आयतन में बोलो क्या, उपस्थित आवेश। अब कोई पूछे सर इसका मात्रक क्या होगा, तो बोलो कूलाम पर मीटर। इसका कोई मात्रक पूछे कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक पूछे कूलाम पर मीटर क्यूब। तीनों की मैंने यूनिट बता दी है, लैम्डा का कूलाम पर मीटर, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, रो कूलाम पर मीटर क्यूब। अब कोई कहेगा सर काम कैसे आएगा ये, तो तीनों के मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बलय लेते हैं, क्या लेते हैं, बलय, रिंग। मैंने कहा था रिंग जो होती है बीच में से खोखली होती है, इसका पूरा द्रव्यमान इसकी लंबाई में उपस्थित होता है, इसकी सरकमफेरेंस परिधि में। और मैं ये कह देता हूँ इस पर कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना, कैपिटल Q। इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, मान लिया। अब यहाँ पे देखो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ पर है, लंबाई पर। इसका मतलब ये रेखीय सतत आवेश वितरण है, लीनियर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब किसी ने कहा इसकी चार्ज डेंसिटी या इसका रेखीय आवेश घनत्व बताओ, तो आपके पास आंसर क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई, लंबाई हो गई 2πr, यस और नो, और कितना चार्ज है Q, तो Q अपॉन 2πr। अब बोलो कोई दिक्कत हो, सबको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश या चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q अपॉन कितना हो गया, आंसर 2πr। अब मान के चलो किसी ने स्फीयर लिया, क्या लिया, स्फीयर। स्फीयर ध्यान रखना, गोला आपके पास कैसा होना चाहिए, चालक गोला होना चाहिए, कंडक्टिंग। किसी ने चालक गोला लिया, ठीक है, खोखला भी हो सकता है ये चालक गोला, आपके पास ये गोला आपके पास ठोस भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर को या किसी भी चालक को दिया गया आवेश कहाँ पर फैलता है, उसकी सतह पर फैलता है। तो चाहे ये खोखला हो चाहे ये आपके पास कैसे भी हो। अब एक चीज़ बताओ, ये मेरे पास स्फीयर दे रखा है तो पूरा चार्ज इसकी सतह पर फैल जाएगा। तो एक चीज़ बताओ कहाँ पर फैल रहा है चार्ज, आपका आंसर होगा चार्ज फैल रहा है इसकी सरफेस पर फैल रहा है, सरफेस पर फैल रहा है, रेडियस इसकी कैपिटल R। अब किसी ने कहा चार्ज डेंसिटी बताओ, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4π कैपिटल R स्क्वायर। बोलो यस और नो, क्लियर है ना, क्योंकि स्फीयर का अपन जानते हैं एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया, आपका आंसर होगा 4π कैपिटल R स्क्वायर। अब किसी ने कहा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अचालक गोला ले लिया इंसुलेटिंग मटेरियल का। अब उसमें आवेश इसके संपूर्ण इस तरीके से फैला हुआ है संपूर्ण आयतन में। अगर इस आपके पास ये इसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है तो आप बोलोगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, आयतन या वॉल्यूम। तो यहाँ पे यदि इसकी चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो एक चीज़ बता, अगर इसकी रेडियस कैपिटल R मानो तो आप ऐसे ही तो कहोगे रो इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन वॉल्यूम कितना होता है 4/3π कैपिटल R क्यू। तो मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों के आपको एक एक एग्जाम्पल दे दिए किस तरीके से अपन
चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब एक चीज़ बताओ, अगर कहीं पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये एरिया कम आता है, सरफेस एरिया कम हो, अगर सरफेस एरिया कम होता है तो इट मीन्स सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे मान के चलो कोई शेप मैं आपके पास बनाता हूँ, इस तरीके की कोई शेप मैंने आपको बना दी और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मैं आपसे ये कह देता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट ए लिख दूँ, यहाँ पॉइंट वी लिख दूँ, यहाँ पॉइंट सी लिख दूँ, यहाँ पे डी लिख दूँ, यहाँ पे पॉइंट ई लिख दूँ, और मैं आपसे ये कहता हूँ चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पॉइंट पर सबसे या किस जगह पर सबसे ज़्यादा होगी। आपका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए नुकीला सिरा है, कैसा है, शार्प आपके पास क्या है, पॉइंट है, और नुकीले पॉइंट पर आपके पास एरिया कम होता है, और एरिया कम होने के कारण आपके पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कल अपन डिस्कस करेंगे इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।